महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। सुमति के संगी, ये सुमति है कहां, इसी की खोज आज हम करने वाले हैं। वीआईटी भोपाल प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है। 9 साल पहले इसकी फीस हुआ करती थी 9 साल पहले इसकी फीस हुआ करती थी 1,17,000 सालाना। वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ी गई। वीआईटी भोपाल, यहां पर हॉस्टल है और जबरदस्त हॉस्टल है, छोटा मोटा हॉस्टल नहीं है। यहां हनुमान चालीसा पढ़ी गई, जुर्माना लगा दिया गया। गृह मंत्री तक बात पहुंची। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि छात्र हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे। छात्रों पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। 7 छात्रों पर 5-5 हजार का जुर्माना लगा है। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों को समझाइश दी जा सकती है। कलेक्टर को जांच के निर्देश उन्होंने दिए हैं। तो नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाएंगे। इस मामले को लेकर सियासत गर्म हो गई है, तंज भी कसे जा रहे हैं। याद कीजिए, नवनीत राणा कह रही थी हनुमान चालीसा पढ़ना है, परमिशन नहीं मिली, सरकार गिर गई, मौका मिल गया, तंज कसने का मौका मिल गया। लेकिन हनुमान चालीसा का विवाद क्या सिर्फ इन 2 जगहों का है? कतई नहीं। बिहार में भी हनुमान चालीसा को लेकर विवाद हुआ, तुष्टीकरण के आरोप लगे, बीजेपी की तरफ से आरोप लगे, जबकि बीजेपी सहयोगी है। किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। शोर के कारण से सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे बच्चे और उनके पालकों के फोन आए थे, तो उसमें उन्होंने उसका किया है। मैंने कलेक्टर को विस्तार से जांच के आदेश दे दिए। सीहोर का बिट्स कॉलेज पहले बुल्लीबाई ऐप को लेकर यहाँ के छात्रों का डिस्प्यूट पूरे भारत में गया और एक बार फिर ये कॉलेज इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस कॉलेज के जो प्रबंधन ने उस पर आरोप लगाया कि उन्होंने 7 वार्डन में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन पर सामूहिक हनुमान चालीसा पढ़ने पर 5-5 हजार का जुर्माना लगाया है। और जैसे ही ये खबर मार्केट में आई है, वैसे ही इस प्रबंधन जो है वो बैकफुट पे, और वो उनका कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर अभी वो कुछ भी मीडिया के सामने कहने को तैयार नहीं है। लेकिन ये अपने आप में हनुमान चालीसा वाला कांड कई तरह के सवालों को जवाब देता है और ये जो गंभीर मामला है इसकी निश्चित रूप से जांच करनी चाहिए। हालांकि इस मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का भी बयान आ चुका है और हिंदू संगठन भी इससे काफी गुस्साए हुए हैं कि आखिर क्या वजह है कि सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के बाद यदि सामूहिक जुर्माना लगता है तो ये किस देश की हम बात कर रहे हैं। ये मौलिकता का कहीं ना कहीं जो है हनन हो रहा है और इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर वीआईटी कॉलेज इसमें काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदीप मिश्रा, न्यूज 18, वीआईटी कॉलेज सीहोर। इधर इस मामले को लेकर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट कर कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बल बुद्धि विद्या के देवता, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो बल बुद्धि विद्या के देवता श्री हनुमान की शक्तियों से अनजान बेचारे कॉलेज प्रबंधक, उन्होंने हनुमान चालीसा को रोकने का परिणाम उन्हें यानी प्रबंधकों को उद्धव से पूछना चाहिए। उद्धव मतलब उद्धव ठाकरे से पूछना चाहिए, ये रामेश्वर शर्मा ने कहा है। कॉलेज में हनुमान चालीसा मामले पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि यह सब बीजेपी के राज में होता है। हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं देंगे, श्री राम बोलेंगे सीता जी को छोड़ देंगे, सीताराम नहीं बोलेंगे। बीजेपी सरकार का इनके राज में जो हो जाए, ये इनके राज में जो हो जाए, हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं देंगे। जय जय श्री राम बोलेंगे, सीता जी को छोड़ देंगे, जय जय सिया राम नहीं बोलते। ये अभी आया कि ग्वालियर में नाबालिग बच्चे के साथ रेप हो गया, वो लोग पकड़ाए नहीं, उसका मर्डर हो गया। ये तमाम पूरा कानून व्यवस्था ध्वस्त है और इसके लिए शिवराज सिंह चौहान जी और नरोत्तम मिश्रा। तो कांग्रेस हनुमान चालीसा के सहारे कानून व्यवस्था तक पहुंच गई है। आरोप प्रत्यारोप के दौर जाहिर तौर पर चलेंगे। आस्था धर्म चीज ही ऐसी है। 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा भी करेंगे। उमेश शर्मा साहब, आप बीजेपी प्रवक्ता। शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद जाट, कांग्रेस के प्रवक्ता। जाट साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आनंद जी आपसे ही शुरू कर लेते हैं। चलिए, ऐतराज किसी बात को लेकर या इस पूरे घटनाक्रम पर आपका एक रिएक्शन जी।
पूरे मामले को अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हनुमान चालीसा पढ़ने पर जो है वो आपत्ति आई है। पूरा मामला ये है कि विवाद जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़ा करना चाहते हैं। मेरा सीधा सा ये क्योंकि ये ऐसा पहले भी कर चुके हैं कांग्रेस के यशस्वी अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हनुमान भक्त आदरणीय कमलनाथ जी जब प्रभु श्री राम की भक्ति या हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द होता है। और जैसे 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 बात आगे बढ़े तो मैं बता देना चाहता हूं कि 18 साल से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उस सरकार में राम वनगमन पथ की बात सबसे पहले आदरणीय कमलनाथ जी ने की थी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पहले क्यों नहीं हुआ? आज मध्य प्रदेश के बच्चे को ये बात बताने में कमलनाथ जी सफल हो पाए हैं कि प्रभु श्री राम मध्य प्रदेश की पवित्र भूमि से गुजरे थे, उनके चरण यहां पड़े थे। तो ये बताने की बात है। माता सीता का मंदिर जो है वो श्रीलंका में आदरणीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की जनता के सहयोग से बनवाया। लेकिन इन्हें क्या है, हनुमान चालीसा से विवाद खड़ा करना होता है और उस विवाद को अब हवा दी जा रही है। जबकि इसमें रोक लगाने जैसा क्या था? क्यों रोक लगाई गई? और कॉलेज प्रबंधन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? आप तो बुलडोजर लेकर फिरते हैं, फिर गिरा दीजिए और क्या है। जी जी, हालांकि नाराजगी वो ये कहा भी यही जा रहा है, सरकार ने भी यही कहा है कि प्रबंधन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शर्मा साहब, इस घटनाक्रम पर आपका रिएक्शन, फिर एक सवाल रहेगा मेरा। जी प्लीज। नहीं, मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने बहुत स्पष्ट और दो टूक शब्दों में कहा है कि ना तो कोई जुर्माना आरोपित करने दिया जाएगा और इस प्रकार का जो घटनाक्रम घटा है उसको बहुत गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने इसके बारे में संज्ञान लिया है और निश्चित रूप से जो प्रबंधन ने दोषपूर्ण कार्रवाई करी होगी तो प्रबंधन के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। और जब गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है तो मुझे लग रहा है कि सारी स्थिति पारदर्शिता के साथ सुस्पष्ट हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी की तो बहुत स्पष्ट और दृढ़ मान्यता है कि न केवल हनुमान चालीसा के पाठ पर कोई रोक लगाई जा सकती है। हनुमान तो मुझे लग रहा है कि लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोगों के आराध्य देव है। ऐसे आराध्य की अगर कोई स्तुति और प्रार्थना करता है तो भला उस पर रोक लगाने का बेतुका निर्णय कैसे लिया जा सकता है? तो भारतीय जनता पार्टी तो मुझे लग रहा है कि अपना मंतव्य स्पष्ट कर चुकी है और स्वयं गृह मंत्री जी ने कहा है कि किसी भी प्रकार का जुर्माना जैसा कोई भी काम प्रबंधन के द्वारा नहीं किया जा सकेगा। शर्मा साहब, तर्क ये आ रहा है कि अगर आप जानकारी देकर ऐसा कोई आयोजन करते कहीं कोई ऐतराज नहीं, लेकिन इस अचानक से 20 लोग इकट्ठे हों और फिर वो पूजा पाठ करें तो कोई दिक्कत नहीं, ये साफ कहना है प्रबंधन का। पर बिना अनुमति के इतना बड़ा जमावड़ा, ये अनुशासनहीनता भी है। शर्मा साहब, हो सकता है कि कॉलेज प्रबंधन का दृष्टिकोण जो है वो अपनी जगह आंशिक रूप से सत्य हो। भावावेश में भी अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया तो हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक है। उन्होंने कोई किसी धर्म की अवमानना नहीं करी है, किसी मजहब किसी संप्रदाय के खिलाफ नारे नहीं लगाए हैं। उन्होंने अपने आराध्य हनुमान जी की चालीसा का पठन करा है। ये ठीक हो सकता है कि उनको कॉलेज प्रबंधन को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी। अगर वो नहीं भी दे पाए और भावावेश में भी ऐसा करा है उन्होंने, तो उस पर इतना सख्त जुर्माना के 5,000 रुपए का दंड आरोपित कर दिया जाए, वो भी सहनीय नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों पक्षों को मध्य प्रदेश की सरकार ने संज्ञान में लिया है और कलेक्टर को स्वयं गृह मंत्री जी ने निर्देशित करा है। बिल्कुल। और वहां के जो जिला कलेक्टर है, जिला कलेक्टर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जो निष्कर्ष आएगा उस निष्कर्ष के ऊपर आगे की कार्रवाई का निर्धारण करा जाएगा। ये आपने सही कहा, हनुमान चालीसा पढ़ने में कहीं कोई गलती नहीं है, पर सवाल यह है कि जब हम भजन कर रहे होते हैं तब मनोदशा अलग है, पर जब भीड़ इकट्ठा होती है तब मनोदशा अलग हो जाती है। भीड़ की गारंटी लेगा कौन? इसी भीड़ का हवाला देकर कांग्रेस के नेताओं पर भी और भी कई सारे नेताओं पर भी मामले दर्ज हो जाते हैं। दिक्कत तो वहां है ना शर्मा साहब? नहीं, निश्चित रूप से। और मुझे नहीं लग रहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर किसी भी कांग्रेस के नेता के ऊपर कोई प्रकरण दर्ज करा गया है। नहीं, इकट्ठा होने पर हुआ था, पर किसी कोरोना संकट काल के दौरान प्रदर्शन कर लिया था, उन्होंने कहा बिना अनुमति इकट्ठा होना अलग विषय है। बिना अनुमति प्रदर्शन हो गए, इकट्ठा होना अलग विषय है। और
कोरोना काल और इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। कोरोना काल में लोगों के प्राण संकट में थे, जान पर बनाई थी। ऐसे समय में मुझे लग रहा है कि राजनीतिक वितंडावाद करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती थी। कोरोना का काल भिन्न प्रकार की काल समय परिस्थिति का काल था, तो उस समय तो मुझे लगता है कि वास्तव में इस प्रकार की सख्ती की आवश्यकता थी जो बताई गई है। पर इस प्रकार की सख्ती किसी हनुमान चालीसा पर या राम स्तुति पर करी गई हो, या मेरे परम मित्र जो आनंद जी है वो कह रहे थे कि कमलनाथ जी, हम भी मानते हैं कि कमलनाथ जी हनुमान जी की भक्ति करते, बड़ी प्रसन्नता की बात है। हमारे पेट में तो दर्द नहीं होता है, हमारे दिल में प्रसन्नता होती है। अगर कमलनाथ जी स्वयं को हनुमान भक्त मानते हैं जैसा वो कहते हैं कि है, तो बड़ी अच्छी बात है, उसमें हमारा पेट क्यों दुखेगा। हम तो चाहते हैं कि प्रत्येक सनातन धर्मी को जो है वो श्री राम का चरणानुरागी होना चाहिए, और कमलनाथ जी ऐसा करते हैं तो उनका भी अभिनंदन है। हमने तो कभी उस बात पर आपत्ति प्रकट नहीं करी है, और हमारा कभी उस बात को लेकर पेट भी नहीं दुखा। जी जी जी, जाट साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। जी, मैं ये बहुत अच्छा उमेश जी ने बता दिया कि उन्हें आपत्ति नहीं है। मतलब मुझे इस बात के लिए उनकी तारीफ करना होगी कि वो अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के स्टैंड के विपरीत जाकर जो है वो सच को स्वीकारते हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं। क्योंकि जैसे ही राम मंदिर के बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से जो फैसला आया था, तो वो कमलनाथ जी ही थे जिन्होंने पूरे प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया था कि हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है और सुंदरकांड का पाठ जो है अगले दिन 10 बजे करना है। तो हमारी जो भक्ति है उस भक्ति में भी भारतीय जनता पार्टी के यही जिन मंत्री का आप बार बार उमेश जी जिक्र कर रहे हैं ये आपत्ति करते हैं। कल ही उन्होंने खुद एक दरअसल देखिए का बयान दिया था। साहब देखिए, तो इन्हें दरअसल हनुमान भक्ति पर नहीं, इतिहास दरअसल मुंह उठाकर बार बार आएगा। राम सेतु की अवधारणा को अदालती दृष्टिकोण में फंसाना और उसे अस्वीकार करना, यह तो हमेशा काउंट किया जाएगा कि किसने किया था। नहीं, किसने आप काउंट करते रहिए ललित जी, आप काउंट करते रहिए। सेतु समुद्रम परियोजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की परियोजना थी और उस सरकार ने ही वो एफिडेविट तैयार करवाया था, और बाद में वो सरकार चली गई तो सेतु समुद्रम हमने खत्म करवाया। ये इस पक्ष को भी आपको देखना होगा। और जब आदरणीय कमलनाथ जी जब हनुमान भक्ति की बात करते हैं तब भी इन्हें दिक्कत होती है, और आज हनुमान भक्ति करने वाले छात्रों पर 5-5 हजार जुर्माना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, इसे भी स्वीकार करना होगा। आप एक तरफा बातचीत नहीं की जा सकती आज के दौर में, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, और हर चीज रिकॉर्डेड है। क्या कमलनाथ जी की भक्ति पर या सनातनी हिंदू होने पर कल ही जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं उन्होंने सवाल नहीं उठाए? आप ही के चैनल ने दिखाया होगा। तो ये किस तरह की बातें हैं? आज हनुमान चालीसा इस मध्य प्रदेश में नहीं पढ़ने दी जा रही है, तो अगर ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की अक्षमता है या नहीं है, मैं सवाल पूछना चाहता हूं। ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया है या नहीं? आपने कमलनाथ जी के बिहाफ में आपने जवाब दिया। दरअसल सवाल मैं आपसे जो करूंगा आगे भी वो कांग्रेस को लेकर ही रहेंगे। दक्षिण भारत के सांसद हैं, उनका नाम थोड़ा कठिन है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, उनके पत्र को लेकर आगे आपसे सवाल मेरा होगा। शर्मा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, रिएक्शन था आपका, फिर मैं सवाल करूंगा। हनुमान चालीसा के पाठ पर हमने आपत्ति नहीं करी थी जब कमलनाथ जी ने फतवा जारी करा था। आपत्ति करी थी आरिफ मसूद साहब ने, और आरिफ मसूद साहब ने कहा था कि कांग्रेस कार्यालय के अंदर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जाना चाहिए। आनंद जी जब आप बोलते तब मैं बोला क्या? आप गलत बयान नहीं कर रहे, फतवा नहीं था, निर्देश आपका फतवा नहीं था उमेश जी। नहीं, आप उमेश जी को करेक्ट कीजिए, इस शब्द पर करेक्ट कीजिए। आप नहीं करेक्ट कीजिए ना ललित जी, मैं तो करेक्ट निर्देश था, आपत्ति करी थी आनंद बाबू। आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। आरिफ मसूद ने करी थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग मायावी भाषा में जलूल बातें करते हैं जिसका ये कोई औचित्य नहीं है। शर्मा साहब, यहाँ आज उसका कोई सेंस नहीं। सही है, नहीं आपने सही कहा। आरिफ मसूद न मानना चाहे, राम जन्मभूमि आरिफ मसूद न मानना चाहे, ये अधिकार तो उन्हें संवैधानिक है ना शर्मा साहब। फिर आप ही कहते हैं कि संविधान के हिसाब से चलेंगे। बिल्कुल है। फिर आरिफ मसूद ने ऐतराज जताया, उस पर भी आप, मैं तो केवल याद दिला रहा हूँ, मैं तो याद दिला रहा हूँ कि आरिफ मसूद हमारा विधायक थोड़ी है। याद क्या दिला रहे हैं? मायावी भाषा में निर्लज्जता के साथ झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है, और इसीलिए आप इस तरह की बातें आउट ऑफ वे जाकर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर बात करते हैं इस तरह की। मसूद कौन सी पार्टी का है? अच्छा, पार्टी के निर्देश जो है शर्मा साहब,
अगर कमलनाथ जी ने जो कहा पीसीसी को कि भाई ऐसा ऐसा करना है, हमें खुशी मनानी है, अगर वो फतवा है तो बीजेपी कार्यसमिति के जो फैसले होते हैं क्या उन्हें आदेश निर्देश कहा जाए या उन्हें भी फतवा में हम गिन लें? बहुत अच्छा सवाल है सर, साधुवाद। इसलिए शब्द उपयोग करा क्योंकि आरिफ मसूद जी जुड़ रहा है उसमें। वाह, यही मैं कह रहा हूं ललित जी, ये जो भारतीय तो जनता पार्टी है ये मायावी भाषा में बात करते हैं, और ये मायावी भाषा जो है उस रामायण के काल में भी कुछ लोग थे जो मायावी होते थे, वही भाषा है ये। अरे वही भाषा है जो प्रभु श्री राम से लड़ रहे थे, उनकी भी भाषा मायावी थी, और ये मायावी भाषा आरएसएस की है, ये मायावी भाषा भारतीय जनता पार्टी। शर्मा साहब, अपन वापस जो है वीआईटी हॉस्टल पे आते हैं, वापस वीआईटी हॉस्टल पे आते हैं। जाट साहब आपके पास में आ रहा हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही थी, हनुमान चालीसा सभी को पढ़नी चाहिए, निश्चित तौर पर पढ़नी चाहिए। एक सवाल जो आपके सांसद ने उठाया सोनिया गांधी को पत्र लेकर कि जिस लाइन पर कमलनाथ और दिग्विजय चल रहे हैं, जिस लाइन पर कमलनाथ चल रहे हैं, दरअसल वो कांग्रेस का मूल नहीं है, कांग्रेस सब धर्मों को साथ लेकर चलती है, यह आपत्ति उठाई गई थी। एक जी। दूसरा, आपने कहा हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, कहीं कोई ऐतराज नहीं, बस इतनी सी परमिशन नवनीत राणा को भी देनी थी, उद्धव ठाकरे जी को, क्या ये हनुमान चालीसा पढ़िए, हम व्यवस्था करवा कर देते हैं, पढ़िए हनुमान चालीसा। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सवाल आपका है। ये बताइए, आप जो हैं सुबह सुबह अपने घर में अखबार पढ़ रहे हैं और कोई आपके घर में आकर अगर हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो पढ़ने देंगे ललित जी? बस इतना सा पूछ लीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ने पर आपत्ति नहीं थी, किसी के घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने पर आपत्ति थी। ये राजनीतिक स्टंट हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं। तो जब महंगाई बढ़ती है तो हिंदुओं को असर नहीं आता है क्या? उस पर क्यों धरना नहीं देते भारतीय जनता पार्टी के लोग? धार्मिक भावनाओं को भड़काने और आहत करने का काम दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते हैं, और इसमें कहीं कोई बुरा मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। जी जी, जाट साहब एक सवाल और, फिर शर्मा साहब के पास में जाऊंगा। बिहार कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना है हनुमान चालीसा से देश विभाजित होगा। सर, अब ऐसे 100 मुंह से भारतीय जनता पार्टी के लोग 100 तरह की बातें करते हैं। अगर हर एक का जवाब देता रहूंगा तो मुद्दे पर बात हो नहीं पाएगी। मैं जानता भी नहीं हूं कि किस नेता ने ये कहा है। जी, जी। आप अगर इस बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस के पूर्व नहीं जानता सर, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूं और मध्य प्रदेश के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। हम तो आपको राष्ट्रीय पार्टी मानकर चलते हैं। चलिए शर्मा साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। राष्ट्रीय चैनल पर बिठाइए ना मुझे, आपके पास मैं आना चाह रहा हूं शर्मा साहब। सवाल ये कि ऐतराज इस बात को लेकर भी है, यह सवाल भी बिहार से जुड़ा हुआ है, ऐतराज इस बात को लेकर भी है कि आखिर इफ्तार पार्टी दी क्यों जाती है, और वो भी सरकार में जो लोग बैठे हैं बिहार में उनके तरफ से। वही बात अगर मध्य प्रदेश में हो तो उस पर ऐतराज होता है। शर्मा साहब, हमारा यही आपत्ति है ललित जी कि एक तराजू में दो बाट नहीं चलेंगे, कि आप खरीदने का बाट अलग रखेंगे और बेचने का बाट अलग रखेंगे। मुझे लगता है कि जब इस प्रकार के निर्णय करे जाते तो समदृष्टिकोण के साथ किए जाने चाहिए। किसी एक विषय के ऊपर आपका दृष्टिकोण भिन्न प्रकार का होगा और उसी से जुड़े हुए दूसरे विषय पर आपका दृष्टिकोण भिन्न प्रकार का होगा। जी, वही मेरा कहना है। आप केरल के बिहार में आपका दृष्टिकोण अलग है, केरल के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अलग क्यों है? युवक कांग्रेस के अध्यक्ष ऐसा करेंगे और मध्य प्रदेश में भिन्न प्रकार का करेंगे। आपको हनुमान चालीसा वाले विषय पर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करेंगे और वही कांग्रेस पार्टी हलफनामा दायर करके कहेगी कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम एक किंवदंती थी। वही कांग्रेस पार्टी हलफनामा दायर करके कहेगी कि डे टू डे की सुनवाई अगर राम जन्मभूमि की करी जाती है तो इससे चुनाव प्रभावित होता है। वही कांग्रेस पार्टी सेतु समुद्रम परियोजना को तोड़ने की बात करती है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण रखे जाते हैं, यहां पर आप राम मन की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का निरंतर चलने वाले क्रियाकलापों के अंदर एक बहुत सारा निर्माण किया जा चुका है। तो मुझे लग रहा है कि ये तो दृष्टिकोणों का परिवर्तन जो है हम पूरे देश में गौ माता की बात करते हैं, गोवा में हमारे दृष्टिकोण बदल जाते हैं। मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूं कि दृष्टिकोण आपके भी तो बदल रहे हैं। बिहार में अलग है पार्टी का, तो हमारा जो वैचारिक अधिष्ठान है ललित जी,
ललित जी, हमारा वैचारिक अधिष्ठान है, हम उससे रंचमात्र भी दिखते नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के इस वैचारिक अधिष्ठान से असहमति है तो भारतीय जनता पार्टी उससे असहमति रखती है और भारतीय जनता पार्टी तत्काल संज्ञान लेके उस चीज को दुरुस्त करती है। भारतीय जनता पार्टी के गर्भनाल से जुड़े हुए जो विषय हैं, ये सारे हमारे वैचारिक अधिष्ठान के विषय हैं और वैचारिक अधिष्ठान और गर्भनाल से जुड़े हुए इन विषयों पर भारतीय जनता पार्टी रंचमात्र का भी समझौता नहीं कर सकती है। हम दोहरे दृष्टिकोण लेकर काम नहीं कर सकते हैं। हमारे मापदंड, हमारे मानदंड कभी भी दोहरे नहीं हो सकते हैं। हम एक रूपता रखकर काम करते हैं, हम समरूपता रख के काम करते हैं और यही भारतीय जनता पार्टी का गुण वैशिष्ट है। जी जाट साहब प्लीज। प्रभु श्री राम की जिनसे लड़ाई हुई थी उनकी भाषा मायावी थी, वो मायावी लोग थे और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मायावी भाषा बोलते हैं। अब आप इसको समझने की जरूरत है कि मध्य प्रदेश में गाय हमारी माता है, नॉर्थ ईस्ट में बीफ खाने में हमारा कुछ नहीं जाता है। गोवा की बात कर लें, गोवा में दिवंगत मनोहर पर्रिकर साहब ने यह कहा था कि गोवा में बीफ की कमी नहीं होने देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। और इस प्रश्न पर, और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है तो कश्मीरी हिंदुओं का टारगेट किलिंग हो रही है। और जब 1989-90 में कश्मीर में हिंदुओं की हत्या हुई थी, किलिंग हुई थी, पलायन हुआ था, तब भी विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। और आज जब ये बात करते हैं तो मुझे ये लगता है कि ये मायावी भाषा। पर्याप्त, देखिए पर्याप्त वक्त दोनों को मिला है, दूसरी खबर का रुख करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक अच्छा एग्जाम्पल भी दर्शकों को देना चाह रहा था, वो अब मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि गरियाबंद से एक बड़ी खबर मिल रही है। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की खबर है। सीआरपीएफ के जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। मटाल और डड़ई पानी के जंगल में नक्सली घिर गए हैं। ओडिशा से सर्चिंग पर सीआरपीएफ के जवान निकले थे, उसी दौरान यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। गरियाबंद में जो सीआरपीएफ का बेस है उन्हें अलर्ट पर रखा गया है और सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। एएसपी चंद्रेश ठाकुर ने इस बात की पुष्टि की है, यह मुठभेड़ अभी चल रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।